सर्वप्रथम मां सरस्वती को वंदन करते हुए आज के कार्यक्रम में पधारे हुए चूरू कलेक्टर श्रीमान सुराणा जी, आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे गुरु तुल्य अरविंद जी शर्मा, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि बने हुए लोहिया कॉलेज के इतिहास के प्रोफेसर, जिन्होंने काफी हमें बातें बताई, और वास्तुशिल्पी, इस जमाने के वास्तुशिल्पी अनुराग जी शर्मा हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनका भी स्वागत। और मेरे लिए नए प्रेरणा के स्रोत है केसी जी सोनी साहब, उनका भी स्वागत। साथ में मैं युक्ति संस्था का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने राजस्थान दिवस के ऊपर इस परिचर्चा का संचालन करने की एक भूतपूर्व कोशिश की है। आज से पहले मैंने चूरू में इस हवेली के वर्ड पे कोई भी परिचर्चा होती हुई नहीं देखी है। हवेली शब्द है वो, अगर मैं इस शब्द के बारे में थोड़ी सी बात करूं, ये फारसी से है, जो वर्ड है हवाला, और उस वर्ड का मतलब होता है बंद जगह या निवास स्थान। हमारे यहाँ पे जो जितने भी सेठ साहूकार व्यापारी लोग रहे, उन्होंने अपने निजी निवास के लिए इन हवेलियों का निर्माण करवाया। मैं बात करूं जोधपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में, बीकानेर में, सब जगह अपने अपने हिसाब से हवेलियां बनी हुई है। लेकिन जब बात आती है शेखावाटी एरिया की, इसमें जो बनी हुई हवेलियां है वो अपने आप में अद्भुत है। शेखावाटी मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ। शेखावाटी में ये है कि शेखावाटी के जो झुंझुनू और सीकर बेल्ट की हवेलियां हैं वो काफी डेवलप हुई, और वहां पे टूरिज्म भी काफी बढ़ा। उसके अलावा इस साइड की बात करें तो चूरू में बहुत ज्यादा हो नहीं पाया था। शेखावाटी में अगर हम बात करें, नवलगढ़, मंडावा, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, इनकी हवेलियां काफी फेमस है। लेकिन अगर मैं फिर आऊं चूरू पे, तो चूरू की जो हवेलियां हैं वो अपने आप में ही अद्वितीय है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम एज ए टूरिस्ट गाइड जब चूरू में आते हैं तो हम पर्यटकों को क्या दिखाएं। कई बार हमने प्रयास किए सुराणा, बागला, कोठारी हवेलियों को दिखाने के लिए, लेकिन जब तक वो अंदर से खुली नहीं होगी, उनका दिखाने का कोई परिप्रेक्ष्य नहीं होगा। मैं बात करूं यहाँ पे जो चूरू में हवेलियां हैं, जिसकी एक हवेली की तुलना हवा महल से की जाती है, 1111 खिड़कियां बताई जाती है। चूरू के अंदर शीश महल है हवेली के ऊपर, जो मैंने मेरी जिंदगी में एक बार देखा है बेटा। चूरू के अंदर रंग महल है हवेलियों में। जो ये वर्ड मैं बता रहा हूँ ये आप सबके लिए नए हैं, लेकिन ये सभी चूरू के अंदर है। कलेक्टर साहब सामने बैठे, मैं इनसे फिर निवेदन करूंगा कि कैसे भी करके सर्वप्रथम हवेलियां बचाने की तो बात की बात है, जब ये हमारे लिए नहीं खुली होगी तो दूसरों को हम क्या बचाने की बात करेंगे। बात करें कि इनका संरक्षण कैसे हो सकता है, तो देखिए संरक्षण में सबसे बड़ी बात होती है रख रखाव। सबसे बड़ी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हवेलियों में केयर टेकर नहीं रह रहे हैं, केयर टेकर रह रहे हैं, लेकिन वो अपनी एक मर्यादा और एक सीमा, बाहरी दरवाजे तक का वो संरक्षण करते हैं। उसके बाद ना तो उनके पास चाबी रहती है और ना उस पर बच्चा पाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि संरक्षण, तो मैं वहां पे जहां पे खड़ा हुआ, ये भी वर्तमान में चूरू में हवेली संरक्षण का एक अद्भुत नमूना है। नगर श्री म्यूजियम की हवेली आज संरक्षित है, तो इसके पीछे इसके पूरे जो नगर श्री परिवार है उसको तहे दिल से पात्र है। साथ में यहाँ आपको बहुत कुछ किताबें, संग्रहालय देखने को मिलेंगे जो आपके काम आएंगे, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी विडंबना है। आइले के ऊपर और काफी लोगों ने आके यहाँ पे किताब लिख दी, लेकिन हम बात करें चूरू के जनमानस की, चूरू के पास की, अपने आसपास की, उनको यही नहीं पता है कि हवेली और भित्ति चित्र क्या होते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बीच में एक बात बोलूंगा। कौन बनेगा करोड़पति के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा अमिताभ बच्चन ने कि राम के चौथे भाई का क्या नाम था। जो सामने महिला बैठी हुई थी उसके पिता का भी वही नाम था। उस महिला ने जवाब तो दिया, गलत दिया ही दिया। उसने कहा कि कौन बनेगा करोड़पति, मेरे को सामने से 20 करोड़ देगा तो भी मैं कभी नहीं आऊंगी। ये आज हमारे धर्म, इतिहास, संस्कृति के हालात है। भाई साहब ने जब कहा था कि इन हवेलियों में हमारी संस्कृति के साथ साथ इन हवेलियों को बनाने वाले लोगों ने उस जमाने में ये फील कर लिया था कि राम नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, तब उन्होंने राम कृष्ण जिनके वो आराध्य थे उन्होंने यहाँ पे इसको प्रेम करवाया था। मैं संरक्षण के मामले में दूसरी बात करना चाहूंगा। संरक्षण तभी हो सकता है जब उस हवेली के सारे मालिक, क्योंकि देखिए जिस जमाने में वो हवेली बनी थी और आज जो हवेली बनी है उससे करीब 30-40 हिस्सेदारी हित धारकों में वो हवेली बन चुकी है।
तो अब या तो वो हवेली, जैसे हमने किसी से कांटेक्ट किया, हमारे गांव में सर के नौपानी सेठ काफी फेमस है जिनकी बिड़लाज के अंदर शादी हुई है, तो हमने नौपानी से कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि मैं हवेली पे 11 लाख रुपए लगा सकता हूँ, लेकिन चारों भाई मेरे को पेट्रोल लिख के दें तब हो। तो हवेली को खरीदना, हवेली को बेचना और उसको संरक्षण करने में सबसे बड़ी समस्या है वो हितभागों की है कि वर्तमान में ये काफी हितभागों में बढ़ चुकी है। उसके अलावा मैं बात करूं चूरू में संरक्षण का जो सबसे बड़ा नमूना है मालजी का कमला, मेरे पास उसके 20 साल पहले के फोटोग्राफ पड़े हैं, कभी समय रहा तो मैं आपको दिखाऊंगा। और आज उसका है वो अपने आप में एक अद्भुत इटालियन और भारतीय स्थापत्य कला का बहुत अच्छा नमूना है। ये बातें नहीं पता है, मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि मेरे बाद अरविंद जी सभी बताएंगे, लेकिन जो चीजें मुख्य है वो मैं बता रहा हूँ क्योंकि लिख के तो मैं भी बहुत कुछ लाया था, लेकिन फिर मैं उससे आगे। तीसरा मैं बताऊं कि वर्तमान समय में कोरोना के बाद जो देसी पर्यटन का बढ़ावा मिला है वो अपने आप में अद्भुत है। वर्तमान समय में हम बात करें प्रयागराज में तो कितने करोड़ लोग वहां पे गए हैं, ये भी एक धार्मिक पर्यटन है। तो देसी पर्यटकों का भी यहाँ पे आवागमन रहेगा अगर हमारे प्रयास सुदृढ़ रहे। साथ में वर्तमान समय में प्री वेडिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग, कैटलॉग शूट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन उन सब के लिए हमें आगे आना होगा, इस विरासत को दिखाना होगा, इसके बारे में बताना होगा। और साथ ही साथ जागरूकता की जब बात की थी तो मैं बताऊं जब तक युवाओं में हम जागरूकता नहीं आएगी, युवा इस चीज के बारे में नहीं जानेंगे, अपनी संस्कृति को नहीं समझेंगे, तो हो सकता है थोड़े दिनों बाद ये हवेलियां भी कुछ चीजों की तरह पीछे रह जाए। जैसे कि यहाँ के अगर बात करें तो करीब शेखावाटी के आसपास की 2000 हवेलियों में से अब कितनी है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन काफी हवेलियां थी। उसके बाद अब अगर संरक्षण की बात करें तो कुछ संस्थाओं ने भी प्रयास किया था जिनमें इंटेक है, लेकिन वो प्रयास मैं इसीलिए अधूरा मानता हूं कि यहाँ का लोकल आदमी जब तक उस संस्था में नहीं होगा, जब तक उस संस्था के साथ नहीं रहेगा, वो उतनी एक्टिव नहीं होगी, क्योंकि कागजी कार्रवाई और ग्राउंड लेवल दोनों अलग अलग स्कोप है। तो जब तक ये संस्थाएं काम करें, यहाँ के लोगों का उनके साथ जुड़ाव हो, वो भी उनकी कमेटी में हो, तो हम इन हवेलियों को संरक्षित कर सकते हैं। एक मैं बोलना चाहूंगा इसी संरक्षण के मुद्दे में कि संरक्षण के लिए सबसे आवश्यक चीज है कि उस विरासत का पता होना। इस बार जिले में कलेक्टर साहब ने एक बहुत ही नई पहल की थी, जो पिछले साल सीकर जिले में विरासत यात्रा निकाल के उन्होंने की थी, और इस साल इन्होंने जो चूरू महोत्सव के अंदर विरासत यात्रा निकाली उसके लिए साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। और साथ ही मैं इनसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जागरूकता अभियानों से स्कूल कॉलेजों के बच्चों जो कला विषय में अपनी स्टडी करते हैं उनसे इनको जोड़ा जाए, ताकि उनको भी अपनी कला संस्कृति के बारे में जानकारी मिल सके। साथ ही मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, क्योंकि सीकर और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पर्यटन स्वागत केंद्र है, केवल चूरू जिला इसीलिए थोड़ा पीछे है कि यहाँ पे अभी तक पर्यटन स्वागत केंद्र नहीं है। तो मेरा निवेदन रहेगा इनके माध्यम से कि ये सरकार से विनती करें कि चूरू डिस्ट्रिक्ट में भी पर्यटन स्वागत केंद्र खुले और यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर बैठे, जिससे इस एरिया के लोगों का बहुत विकास हो, इन हवेलियों में लोग आए। लास्ट में मैंने किसी न्यूज आर्टिकल से एक कविता ली थी, पता नहीं ये करीब 20 साल पुराना है, तो मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। कविता मेरे को आती नहीं है, फिर मैं पढ़ता हूँ। ये कविता हवेली बोल रही है खुद। न जाने ये कबूतर कहाँ चले गए सब, मतलब जो कबूतर हवेली में बैठते थे वो कहाँ चले गए सब। हवेली की भिंतों पर कोई बींठे नहीं करता, मतलब इन हवेलियों पे वो कबूतर बैठ के बींठे तो करते थे कम से कम। इस बात से बंद पड़ी है हवेली इन दिनों फिर से उदास है, मतलब इस बात से हवेली उदास है कि उसके लिए तो वो कबूतर और उसकी बींटे भी बन गई थी कुछ खास। उसके बाद कहना चाह रहे हैं, आज फुर से उड़ गए देखते ही देखते आंखों के सामने बड़े हुए सुनी हवेलियों के आड़े में भाई कुछ चिड़कली के दोनों बच्चे। अभी भाई साहब ने बोला था जहाँ गणेश जी है तो इनके आड़ों में चिड़िया के बच्चे भी रहते थे, वो कहाँ चले गए। बंद हवेली की तरह सुनने पड़े इस आले को, देखकर फिर से मुस्कुराई हवेली की नींद, बोली यही है जग की रीत। धन्यवाद। और मैं फिर से यूपी फाउंडेशन का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने राजस्थान दिवस के मौके पे इस वर्कशॉप का आयोजन किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।